Well, in this video, we are going to study about very beautiful and interesting article. This is the superposition of the babes. So ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल रहेगा और इस पढ़ने में आप आनंदित होंगे, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। हम चर्चा शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले बेब्स के बारे में पढ़ा है और हम अब बेब्स यदि नंबर ऑफ़ बेब्स जो हो जाएं तो उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। यदि वो टकराती हैं एक दूसरे के साथ, इंटरफेयर करती हैं, तो उनका मैथमेटिक्स कैसा होने वाला है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जब एक बेब को हम लिखते हैं, फिर दूसरी वेव को हम लिखेंगे, फिर जब दोनों वेव टकराएंगे तो उनका मैथमेटिक्स कैसा शेप लेता है, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। आप जब तक इस वीडियो को सुनेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक साइंटिफिक लैंग्वेज, मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम हमारे राउंड अबाउट में जो चीज़ें घटती हैं उसको हम मैथमेटिकल शेप कैसे देते हैं, इसका अपना ज़रा ज़्यादा ध्यान देना है। हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारी चर्चा है वो एक सवाल के साथ शुरू होगी। बट हैपन्स व्हेन टू वेव्स पल्सेस ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यदि दो वेव पल्सेस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो और एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो इट टर्न आउट दैट तो जो वेव जो है वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखती है। वो जैसे शुरू में होती है, टकराने के बाद भी वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखती है। अब हम बात करें तो वेव की आइडेंटिटी होती क्या है। हमने एक वेव का जो मैथमेटिकल फॉर्म देखा है प्रोग्रेसिव वेव के लिए, बाई द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, दिस इज इक्वल टू ए साइन ऑफ दिस इज के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये कोई एक वेव है। अब इसके जो आइडेंटिटी को डिटर्मिन करने वाले पैरामीटर हैं वो क्या है? एम्पलीट्यूड है उसका, एंगुलर वेव नंबर है, उसका डिस्प्लेसमेंट है, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और इसमें जो एम्पलीट्यूड, wavelength and angular frequency are key things to determine the characteristics of the identity of the wave pulse, right? So if we have the two wave pulses, one is moving in the forward direction, another is moving in the backward direction, but both have the same amplitude, same wave number and same angular frequency, right? जब ये दोनों वेव जो हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक वेव 1 मान लेता हूँ, दूसरे को मैं ऐसे लिख देता हूँ, जो दूसरी को लिखना है हमने एक्स एंड टी, उसका भी यदि एम्पलीट्यूड ए है और वो भी साइन वेव है, वेवलेंथ सेम है, तो एंगुलर वेव नंबर सेम होगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी। सो दीज आर द टू वेव्स, ओके। So now both of these waves are traveling in the opposite direction. So one is traveling in the forward direction and another is traveling in the backward direction. So then it is a different matter. अब वो हम बाद में बात करेंगे इसका मैथमेटिक्स की। अभी आप एक ऐसा समझ लें, कहता कि जब हाउएवर ड्यूरिंग द टाइम जब ये दोनों ओवरलैप करते हैं, सो द वेव पैटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम ईदर ऑफ द पल्स। तो जो नया वेव पैटर्न बनता है वो दोनों पल्सेस के से डिफरेंट होता है। जैसे ये वेव पल्स है, इसको आप यहाँ देख सकते हैं, दूसरी वेव पल्स है। जब ये दोनों इंटरफेयर करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, तो उसका वेव पैटर्न देखिए इस तरीके का है और यहाँ आपको वेव दिखाई तक नहीं दे रही है, ओके। इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। ये हमारे फिगर नंबर 15.9 है। दिस शोज द सिचुएशन व्हेन द टू पल्सेस ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट शेप्स मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर। अब ये दोनों वेव जो हैं वो एक दूसरे की ओर मूव करती हैं। दिस वेव इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन and this wave is moving in the negative x direction. So when these two waves will interfere with one another, the resultant wave having the resultant displacement 0, okay. So when these two wave pulses moves towards each other, the resultant displacement is the algebraic sum of the displacement of the each pulse, and this is known as the प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। अब हम यहाँ लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा बाई 1 द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी एंड बाई 2 दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट व्हेन टू वेव्स विल इंटरफेयर विद वन अनदर, राइट। हम इस चर्चा को जारी रखते हैं और अगले पेज पर चलते हैं। इफ द वेव्स अराइव्स इन ए रीजन, अब एक वेव जो है वो ऐसे रीजन में पहुंच जाती हैं, इफ द वेव्स अराइव्स इन ए रीजन साइमल्टेनियसली,
किसी रीजन में यदि वेव जो हैं वो इकट्ठी पहुंच जाती हैं एंड देयरफॉर ओवरलैप, द नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा बाय द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी विल बी रिटन लाइक दिस. फॉर एग्जांपल, यू हैव थ्री वेव्स. This is by 1 the function of x and t, comma by 2 the function of x and t, comma by 3 the function of x and t. इसी तरीके से यदि हमारे पास वेव्स हैं तो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, बाई नेट डिस्प्लेसमेंट और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू बाई 1 द फंक्शन ऑफ x and t प्लस बाई 2 द फंक्शन ऑफ x and t प्लस बाई 3 द फंक्शन ऑफ x and t. If two or more waves moving in the medium, the resultant waveform is the sum of the wave functions of the individual waves. हमने पढ़ा है अभी कि एक वेव को हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव इज बाय द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी. ये हमने प्रोग्रेसिव वेव का एक्सप्रेशन पढ़ा था. इसको थोड़ा सा यदि हमने मॉडिफाई किया तो हम यहाँ से k को कॉमन ले लेते हैं. आपके पास अंदर बचेगा x माइनस ओमेगा बाई के इंटू टी, राइट. भैया ओमेगा बाई के इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव. ओके, सो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द a साइन ऑफ k दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा एंड x माइनस वी टी, राइट. सो एक वेव को या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यू कैन राइट or represent the wave in the mathematical form like this, or you can represent this one wave by this formula also. Okay, so here the displacement of the wave is the function of x minus bt. तो यहाँ से हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं. एक वेव का जो डिस्प्लेसमेंट उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द फंक्शन ऑफ x माइनस bt. जो दूसरी वेव होगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f2 दिस इज x माइनस bt. एंड यदि हमारे पास इसी तरीके से nth वेव है, इफ वी हैव nth वेव देन इट इज बाई n इज इक्वल टू fn दिस इज x माइनस bt. अब यदि ये सारी वेव्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली मीट करती हैं तो इनका जो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाना चाहिए, हम इन सबको जोड़ देंगे. दिस इज बाई इज इक्वल टू f1 एंड x माइनस bt प्लस f2 x माइनस bt प्लस सो एंड सो ऑन fn सॉरी x माइनस bt, राइट. सॉरी. सो हम समेशन के साइन के साथ इसको जोड़ देंगे. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू एनी नंबर n fi. और देखिए जहाँ 1 2 n ये सारे i में कन्वर्ज कर जाएंगे x माइनस bt. यू नो द हम इस उम्मीद के साथ इसको बंद कर रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ समेशन पता होगा. हमें एक बात पर ध्यान देना है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज द बेसिक टू द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस. हमें यदि इंटरफेरेंस को ध्यान से समझना है तो इसके लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को बड़े ध्यान से समझना होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अब हम इसकी हेल्प से आगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अब कोशिश करते हैं. इसके लिए आपको मेरे साथ अगले पेज पर चलना है. हम कंसीडर करते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी वी कंसीडर टू हार्मोनिक ट्रैवलिंग वेव. अब हम एन वेव की बात नहीं करेंगे, हम दो वेव चूज करेंगे एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में, और दोनों की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, उनका एंगुलर वेव नंबर सेम है. और यदि वेव नंबर जो है के जो होता है ना वो 2 पाई बाई लैम्डा होगा. यदि दोनों वेव्स का के लिए वेव नंबर सेम है तो उनकी वेव लेंथ भी सेम होगी. दे विल हैव द सेम वेव लेंथ, राइट. द वेव स्पीड विल बी आइडेंटिकल. दोनों जो वेव्स हैं वो बराबर गति से चल रही है. लेट अस फर्दर एज्यूम दैट देयर एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल, सो दे आर बोथ ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. दोनों वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव कर रही है.
और द वेव्स ओनली डिफर इन द इनिशियल फेज, दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनमें इनिशियल फेज का डिफरेंस है। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। हमने सीखा है कि हम एक वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। उसको हम ऐसे लिखते हैं, बाई वन द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, बाई वन द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू, ये रहा वेव का एम्पलीट्यूड, ये साइन वेव है, एंगुलर वेव नंबर एक्स माइनस ओमेगा टी। जो दूसरी वेव है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाई टू, सॉरी, दिस इज इक्वेशन नंबर 15.27 ऑफ एनसीईआरटी बुक। जो दूसरी वेव है उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि एम्पलीट्यूड उसका पहली वेव की तरह है, वो भी साइन वेव है, उसकी वेवलेंथ भी सेम है और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें एक फेज डिफरेंस फाई है। और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 15.28 एज इट इज़ इन एनसीईआरटी बुक, राइट। अब जब ये दोनों वेव एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हम क्या लिखेंगे कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट अब होगा दोनों के टकराने के बाद, मिलने के बाद, वो होगा बाई वन द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी प्लस बाई टू द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, हम भर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 15.27 एंड 15.28 बाई नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ए देखिए दोनों में है तो ए को हम कॉमन निकाल लेते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। इस तरीके से दोनों वेव जुड़ जाएंगी। अब हम यहाँ करेंगे बाय नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। वो रहेगी हमारे पास ए आ जाएगा हमारे पास साइन ए, दिस पार्ट इज ए एंड दिस फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। सो ये मेरे पास आ जाएगा साइन ए प्लस साइन बी। सो साइन ए प्लस साइन बी इज टू साइन a plus b by 2. So 2 sin a plus b, this is kx minus omega t plus kx minus omega t plus 5 by 2. And here this is cos, this part is kx minus omega t minus kx, a minus b होगा ना, दिस इज प्लस ओमेगा टी माइनस 5/2। हम यहाँ लिख देते हैं, हमने क्या किया है यहाँ, हमने यूज़ किया साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड कॉस ए माइनस बी बाई 2, जिसमें जो ए है वो ये वाला फेज है, दिस इज ए एंड दिस फेज इज बी। अब हम इसको मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं। बाय नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए, यह रहेगा 2 साइन, अब आप देखिए ज़रा के एक्स में के एक्स जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 kx डिवाइड बाई 2 इज ओनली के एक्स, माइनस ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी बाई 2, दिस इज माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। यहाँ से इतना सॉल्व करके आएगा, यहाँ के एक्स से के एक्स कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा कॉस माइनस 5/2। तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं यूजिंग कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा।
कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको हम जरा साफ करके लिखते हैं, यूजिंग कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। भाई बिकॉज कॉस थीटा इज इवन फंक्शन, सो हम इसको आगे लिखते हैं। आपके पास आएगा बाई नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2a कॉस, अब ये 5/2 रह जाएगा इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के बाद, क्योंकि कॉस माइनस थीटा जो प्लस कॉस थीटा होगा, सो इट इज 2a कॉस 5/2 एंड देन साइन this is kx minus omega t plus 5/2. Okay, so now the important point to learn from here is that हम देखेंगे कि हमारी जो इनिशियल वेव थी, this is equation number now 15.31 of NCERT. So I can write it now in this form: by net displacement is equal to sum A, this is new amplitude, and sine, this is kx minus omega t plus 5/2, where this new amplitude is equal to 2a cos 5/2, right? This is very important. ओके हमने देखा कि जो इनिशियली हमारे पास जो वेव्स थी दोनों का जो एम्पलीट्यूड था वो ए था, पर जो हमारे रिजल्टेंट वेव बनी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 2a cos 5/2 है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वेव्स थी उनका जो एम्पलीट्यूड था वो कांस्टेंट था, दिस वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द फेज, बट जो रिजल्टेंट वेव बनी उसका जो एम्पलीट्यूड है दिस इज द फंक्शन ऑफ द फेज, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है कि जो नेट जो रिजल्टेंट वेव बनती है इसका जो फेज डिफरेंस है वो फर्स्ट वेव के साथ है 5/2, दिस इज ऑल्सो द पॉइंट टू बी नोटेड। अब हम इसकी चर्चा जारी रखें कि इक्वेशन नंबर 15.31 ये भी एक हार्मोनिक ट्रेवलिंग वेव है, और के एक्स माइनस ओमेगा टी वाला पार्ट ये हमें बताता है दैट इट इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, राइट? सो विद द सेम फ्रीक्वेंसी, देखिए ओमेगा इज सेम लाइक द फर्स्ट वेव, वेवलेंथ भी वही है। हाउएवर द इनिशियल फेज एंगल हियर इन दिस केस इज initial phase angle is now 5/2. ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस अबाउट। अब हम बात करते हैं जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, हमने देखा कि हमारी जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसका जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया, दिस फाइनल एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म, ये रहा हमारे पास बाई द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, बाई the function of x and t is equal to a sine of kx minus omega t plus 5/2, where a is equal to 2a cos 5/2। अब ये जो फाई है ये या तो ज़ीरो भी हो, क्योंकि इट कुड हैव एनी वैल्यू, राइट? The significant thing is that the amplitude is the function of phase difference phi between the two waves. अब दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है वो डिटर्मिन करेगा कि जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, राइट? सो हम इस डायग्राम को जरा आप ध्यान से देखें। फर्स्ट डायग्राम के ऊपर हम चलते हैं। यदि हमारे पास जो दो वेव्स हैं उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, हियर फाई इज इक्वल टू 0, बट विल हैपन देन इफ phase difference is equal to 0, what will happen then? Using in equation, I will use it in equation, this is equation number 15.32 of NCERT, using in equation 15.32 एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a cos 0/2 is 0, 0 डिग्री, इट इज इक्वल टू 2a। तो हमारे पास वेव फॉर्म क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी बाई द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो रिजल्टेंट वेव जो है उसका मैथमेटिक्स कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर नाउ 15.33 ऑफ NCERT, राइट? अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पाई है, एक वेव इधर से चल रही है तो दूसरी इधर से चल रही है, बोथ आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस?
So this is the example of destructive interference. ये वाला जो example है, this is the example of constructive interference. This is the example of destructive interference when there is a phase difference of pi between the two. So in this case, what will happen? If phi is equal to pi, so using it in equation number 15.32 once again, using in equation 15.32 again, आपके पास क्या आ जाएगा? a is equal to 2a cos phi की जगह, this is pi by 2. So cos pi by 2 is equal to 0, and this means that a is equal to 0. So using an equation using this, using in equation, यहाँ जो phi is equal to pi है, in equation number ये 15.32 नहीं है, yes, using in equation हम लिख ही देते हैं इसको, by the function of x and t is equal now a sin of, this is kx minus omega t plus 5/2. अब यदि यहाँ एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है, if this part will be equal to 0, what will happen then? The net displacement will become equal to 0. Okay, so this leads to destructive interference. It leads to destructive interference. So this is all about the superposition of the waves and the principle of superposition. Thank you.